बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस हफ्ते का हमारा यह पहला शो है और आज के शो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ अपने अख्तिताम को पहुंची, फिर जिस तरह से जो इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया, साउथ अफ्रीकन वीमेंस टीम को शिकस्त दी और उसके साथ साथ अब कल से जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। फैसलाबाद में एक तवील अरसे के बाद वनडे क्रिकेटर की वापसी हो रही है। 2008 में इस ग्राउंड पर आखिरी वनडे टूर्नामेंट खेला गया। तारीखी अहमियत का हामिल है ये ग्राउंड के जहाँ पे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को मैच 53 रन पे भी आउट किया और पाकिस्तान यहाँ पे साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ टेस्ट मैच में 140 प्लस का टारगेट चेस करते हुए 92 रन पे भी आउट हुआ। और यही नहीं, यहाँ पे शकूर राना और माइक गैटिंग का मशहूर ज़माना तनाज़ा भी इसी ग्राउंड पर हुआ है। अब मैं शकूर राना की बात की है तो आज अजमत राना भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते, अगर वो इस दुनिया में होते। पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला, एक ही इनिंग उनकी बारी आई। क्या ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने दौर के, 49 रन स्कोर किए, लेकिन बदकिस्मत रह गए, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके। हम आज उनकी सालगिरह के दिन के मौके पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके जो है वो मग़फ़िरत फरमाए और जो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये वही टेस्ट मैच था जिसमें अज़मत राना खेले कि जहाँ पे हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही मोहतरम अज़हर खान ने भी अपना टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लाहौर के कद्दाफ़ी स्टेडियम में किया था। क्योंकि हम अपने हीरोज़ को, अपने माजी के सितारों को भूलते नहीं हैं, इसीलिए जी स्पोर्ट्स को ये एज़ाज़ हासिल है कि हम उस दिन के हवाले से अपने इन हीरोज़ को याद भी रखते हैं। प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज़। फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला ODI कल खेला जाएगा। दोनों टीमों की इकबाल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। फैसलाबाद में 17 साल बाद खेलना तारीखी मौका है। कौमी टीम की क़यादत करना मेरे लिए अजीम एजाज की बात है। जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम हमेशा अच्छा खेलकर चैलेंज देती है। बाबर ऐसा खिलाड़ी नहीं कि 2 मैच में नाकामी पर उसे बुरा कहा जाए। शाहीन शाह अफरीदी। खिलाड़ियों ने आखिरी मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके फतह हासिल की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। मोहसिन नकवी। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। बाबर आजम इस फॉर्म में रहे तो हम वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। सलमान अली आगा। शुक्रगुजार हूँ कि मैं दोबारा वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने खामोशी के वक्त में मुझ पर यकीन रखा। साबिक कप्तान बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच विमेन टीम मोहम्मद वसीम के ओहदे की मुद्दत खत्म करने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद वसीम की जगह नए कोच की तकर्री का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज की टिकट्स कल से ऑनलाइन फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी। पाक फौज आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी और HEC के इश्तराक से विमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पसीर। इवेंट में मुल्क भर की खवातीन खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद पर शुरा और मुंतज़मीन को क़यादत तहसीन। तीसरी नेवल चीफ स्क्वॉश चैंपियनशिप मेंस नासिर इकबाल ने जीत ली, जबकि मानू ने विमेन टाइटल अपने नाम किया। PSB ने पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग के 3 ऑफिशियल्स और 4 एथलीट्स पर पाबंदी आयद कर दी। और इंटरनेशनल ओलंपिक्स 2025 मॉस्को में रूस की बरतरी के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान की ज़ैनुल आबदीन अंसारी की सिलाई के मुकाबले में सोम पोजीशन। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में बहुत सारी खबरों को आपने देखा कि जिसको हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी ने बड़े अरख़रेज़ी के साथ आपके लिए कंपाइल किया और इस शो में गुलदस्ते के मानंद इन खबरों को आपके लिए सजाया और आप तक पहुंचाया कि इस वक्त दुनिया स्पोर्ट्स में जो है वो क्या क्या हो रहा है। फैसलाबाद में जिस तरह आपने हेडलाइंस में देखा कि 18 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। 2008 में पाकिस्तान की टीम आखिरी दफ़ा यहाँ पे जो कि वनडे मैच खेली। पाकिस्तान ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब तक मजमूई तौर पर इस ग्राउंड पर 16 एक रोज़ा मैचेस खेले गए। 13 में पाकिस्तान ने कामयाबी 9 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और 3 में पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बाकी मैचेस जो है वो दीगर टीमों के दरमियान इसी ग्राउंड पर खेले गए। अजीज़ भट्ट हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस कल के मैच के हवाले से क्या तैयारियां हैं। अजीज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अली भाई, फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के हवाले से GTV ने ही खबर ब्रेक की थी और
कल के दिन जो है वो फैसलाबाद की तारीख का 17 साल के बाद दोबारा से यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं और दोनों टीमें फैसलाबाद में पहुंच चुकी हैं और आज दोनों टीमें जो हैं वो दिन के औकात में वो प्रैक्टिस करती भी दिखाई दी हैं। मैं आपको बता दूं फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट इस कदर पुरजोश हैं और अपने जो प्लेयर हैं उनको देखने के लिए, बाबर आजम को देखने के लिए, फखर जमान को देखने के लिए, शाहिद शाह अफरीदी के जो फैन है सभी जो है वो बेताब दिखाई देते हैं और टूर्नामेंट का मैच जो है वो सुबह जो है वो खेला जाएगा। और मैं आपको भी अभी की सूरत हाल ये बता दूं कि तमाम मैचों की टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं और 3 यहाँ पे वनडे मैच खेले जाएंगे। एक 4 नवंबर को खेला जाएगा, दूसरा 6 नवंबर को खेला जाएगा और तीसरा जो है वो 8 नवंबर को खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि शायकीन क्रिकेट बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हैं और बेसब्री से जो है वो मैच के वक्त का इंतजार कर रहे हैं और अपने जो उनके प्लेयर हैं, मनपसंद प्लेयर हैं, उनको खेलता हुआ कबाब स्टेडियम में देखने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ये कैसे, ये तो आपने ग्राउंड के अंदर के हवाले से आज जो है वो शाहिद शाह अफरीदी ने भी बात की है, लोगों का जोश खरोश के हवाले से बताई है कि जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं कि 18 साल के बाद यहाँ पे जो है वो कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। खुद मैंने कई डोमेस्टिक के टूर्नामेंट यहाँ पे कवर किए, रमज़ान क्रिकेट कवर किए। जो जोश खरोश होता है फैसलाबाद के लोगों का वो एक अलग ही जज्बा होता है, जिस ज़ौक़ के साथ, जोश खरोश के साथ मैच देखने आते हैं। और जो छोटे छोटे क्लब के मैचेस होते हैं उसमें भी स्टेडियम जो है वो तमाशाएं से काफ़ी हद तक भरा हुआ होता है। तो बताइएगा कि इस इंटरनेशनल मैच को लेके जो है वो क्या जोश है, क्या जज्बा है? शाहीन की इस मीडिया टॉक के वाले से भी अपडेट कीजिएगा। अली भाई बिल्कुल, फैसलाबाद के आज स्टेडियम के अंदर की अगर सूरत हाल बताई जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों टीमों ने दिन के औकात में नेट प्रैक्टिस की है। अपने अपने कोचेस की जेर निगरानी जो है वो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तमाम ही शोबों में जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस की है और दोनों टीमें यहाँ पर जो है क्रिकेट खेलने के लिए वो भी तैयार हैं मुकम्मल तौर पर। मैं आपको बता दूं कि पिचेस भी तैयार कर ली गई हैं और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और फैसलाबाद की जिले इंतजामिया की जानब से और पुलिस की जानब से जो है वो खसूसी तौर पर इंतजाम किए गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन टीमों की सिक्योरिटी के लिए जो है वो रेंजर का एक प्लेटून भी बुलाई गई है और वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। आपको मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में 17 साल बाद जो क्रिकेट बहाल हुई है तो यहाँ पर रश भी काफी देखने में आ रहा है और फैसलाबाद के ग्राउंड जो स्टेडियम है उसके अतराफ में जो है वो तमाम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके आने के लिए जो है वो मखसूस रास्ते बनाए गए हैं और 3 लेयर में उनकी चेकिंग की जाएगी। उनको चेकिंग करने के बाद जो है वो ग्राउंड की तरफ आएंगे और क्रिकेट से जो है वो लुत्फानंदोज होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में 17 साल बाद ये इंटरनेशनल जो क्रिकेट वापस आई है तो फैसलाबाद के शहरियों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है और शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश हैं कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई है। बिल्कुल होना भी चाहिए इस तरह। मैंने पहले भी फैसलाबाद में जो लोग हैं वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और बड़ा अच्छा ये स्टेप है मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि फैसलाबाद के लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाई जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद के जो लोग हैं, तमाशाई हैं, वो ग्राउंड जाएंगे और अपने पसंदीदा जो स्टार्स हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस साथ हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बातें करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है इसके हवाले से और जो इससे पहले T20 सीरीज़ खेली गई उसके हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान कल से फैसलाबाद में वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। मजमूई तौर पर अब तक इस राउंड पे 16 जो है वनडे मैचेस खेले गए जिसमें पाकिस्तान ने 9 में कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान को 3 मैचेस में शिकस्त हुई है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ जो वनडे मैचेस खेले गए उसमें क्या नतीजा सामने आए, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर वो हेड टू हेड है कि जहाँ पे अब तक मजमूई तौर पर 87 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान खेले गए। साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है कि जहाँ पे उसने 52 जो है वो मैचेस में कामयाबी हासिल की और 34 जो है वो पाकिस्तान ने मैचेस जीते और एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान जो मैचेस खेले गए उनके किस तरह से नतीजे सामने आए। और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के, अगर मैं कहूँ कि मोस्ट यूटिलिटी प्लेयर हैं तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान को इनिंग का आगाज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो ये शख्सियत दस्तयाब थी। मिडिल ऑर्डर में इनकी बैटिंग से पाकिस्तान ने इस्तेफादा हासिल किया, विकेटों के पीछे पाकिस्तान के लिए इन्होंने परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के लिए इन्होंने बॉलिंग का भी आगाज़ किया। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने का एजाज़ हासिल है कि जब इनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ रेलवेज के लिए तो इन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और अपना नाम जो है रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया। फैसलाबाद में कल 18 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। फैसलाबाद में ही इनका टेस्ट डेब्यू भी हुआ और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि ये ग्राउंड जो है वो कई हवालों से जो है गुफ्तगू का मरकज़ रहा है, मशहूर ज़माना रहा है। माइक गेटिंग शकूराना का तनाज़ा भी इसी ग्राउंड पे हुआ और जब सलीम मलिक और माइक गेटिंग का तनाज़ा हुआ था तो शकूराना और माइक गेटिंग का जब तनाज़ा हुआ था तो उस वक्त ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भले भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सर जहां आपकी इतनी बातें बताई हैं फैसलाबाद के हवाले से, वहां पे आपने इंडिया के खिलाफ 23 नवंबर को भी जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी। तो नवंबर का ही महीना है 89, 23 नवंबर 1989 को आपने यहाँ पे सेंचुरी बनाई थी। तो आपके लिए तो बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है ये ग्राउंड। पहले तो ये बताएं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 18 साल के बाद इस ग्राउंड पे इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेकर आया, किस तरह से देखते हैं आप ये स्टेप है? क्योंकि फैसलाबाद का जो क्राउड है वो हमेशा से बड़ा इंटरटेनिंग रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस ग्राउंड पे खेलने का? जी, सबसे पहले तो मैं अली भाई आपके माशाल्लाह जो आपका प्रोग्राम जिस तरीके से आप करते हो या जिस तरीके से आपको इतना नॉलेज होता है हर एक की चीज में, पहले तो मैं उसको सलूट करता हूँ कि माशाल्लाह कमाल कर देते हैं आप। हर एक रिकॉर्ड हमें नहीं पता होता है, आपको ये सारी चीजों का पता होता है, तो हैट्स ऑफ यू। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक क्रिकेट की बात है, जहाँ तक क्राउड की बात है फैसलाबाद की, वो तो हमेशा से जबरदस्त रहा है और बड़ा सपोर्टिंग क्राउड रहा है, दोनों टीमों को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि जो पहले 3 सेंटर हुआ करते थे जब रेगुलर क्रिकेट होती थी पाकिस्तान में, सिक्योरिटी के मामला नहीं होते थे, तो उस वक्त एक फैसलाबाद में डेफिनेटली टेस्ट मैच के वनडेज होते थे। तो उस हवाले से आपको पता ही है कि इसकी कितनी अहमियत है इस ग्राउंड की। और फैसलाबाद तो फिर पता है हमारा एक बड़ा जबरदस्त सेंटर है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि 18 साल के बाद, जैसे भी आपने बताया है कि 18 साल के बाद पाकिस्तान यहाँ पे मैच खेल रहा है, बहुत ही खुशी की बात है इतनी देर। और अब उससे कोई सिक्योरिटी के मामला होंगे जिस वजह से हाल यहाँ पे मैचेस नहीं हुए हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ देर है दुरुस्त है, बड़ी जबरदस्त बात है। और जहाँ तक आप मैच गेटिंग और उसको क्या क्या बातें आपको याद अली भाई, क्या किस जमाने में ले जाते हैं आप हैं? सर मैं उस पर आता हूं, लेकिन जरा पहले गुडी बातें करते हैं। पहले जरा आपकी उस इनिंग की बात करते हैं जब आपने इनिंग का आगाज किया, आपने 117 रन स्कोर किए, परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज विकेट कहा जाता है। ये वही ग्राउंड है कि जहां पे इस तरह हमने इतने सारे रिकॉर्ड बताए, वहां पे तस्लीम आरिफ साहब ने 210 रन की इनिंग भी खेली। फिर डेनिस लिली ने कहा कि यहाँ पे मेरी खबर बना दो, शायद कुछ इस पिच पे जान आ जाए। क्या ये जो अपने 117 रन की इनिंग खेली, थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा कि फैसलाबाद के क्राउड के सामने जब आपने सेंचुरी स्कोर की उस वक्त कैसा आपको अप्रिसिएशन मिला और खुद आपकी फीलिंग्स क्या थी? वो बहुत ही जबरदस्त। आपको पता है कि स्पेशली जब आप अगेंस्ट इंडिया खेल रहे होते हो ना, उस वक्त एक अलग से एक क्राउड जो होता है चार्ज होता है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली अपनी टीम को करता है। उस वक्त भी जो मैच था अगेंस्ट इंडिया था और उस वक्त हमारे पास अच्छा पेस ट्रैक था और हमने उस ग्रासी विकेट थी हमारी, हमने थोड़ा सा उस पर ना ग्रासी विकेट थी क्योंकि हम अपना होम एडवांटेज ले रहे थे उस वक्त। तो बस वो अल्लाह ताला ने करवा दिया। फिर आपको पता है थोड़ा सा वहाँ पे अर्ली ऑन थोड़ा सा होता था, स्विंग होता रहा बॉल, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एक अच्छी फॉर्म लगी हुई थी तो रन बन गए। तो बाकी जहाँ तक क्राउड की बात है वो तो ऑलवेज आपको बताया कि ट्रेमेंडस फैसलाबाद बहुत ही जबरदस्त है। और फिर अगेंस्ट इंडिया आप खेल रहे हो तो फिर आप खुद ही देखते हैं कितना अच्छा आमिर भाई, आप खुद माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और जो लोग आपके दोस्तों में शुमार होते हैं वो जानते हैं कि आमिर मलिक साहब कितने चुटकुले छोड़ते हैं अपनी गुफ्तगू में और कितना आपकी जो गुफ्तगू में एक मिज़ाह का उनसर होता है। कभी ऐसा हुआ कि फैसलाबाद अपनी जुगतों के लिहाज से मशहूर है, कभी कोई ऐसी जुगतें लगी हैं वहाँ पे ग्राउंड में प्लेयर्स के ऊपर कि जो आपको याद हो?
कब नहीं लगी, कब नहीं लगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि फैसलाबाद में मैच हो और जुत्ते ना लगी हो। इतने जुत्ते लगती हैं, मैंने बताया ये इतने जिंदा दिल लोग हैं, और इतने जिंदा दिल लोग हैं। जब लोग वहाँ पे बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे होते हैं बिल्कुल जंगलों के साथ, तो ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं, ऐसी ऐसी जोक्स करते हैं। और अच्छी बात ये है कि कोई ऐसी नहीं होती है कि वो कोई क्या उसको बदतमीजी वाला मामला नहीं होता है। इतना एंजॉय करते हैं और खुद भी करते हैं, प्लेयर भी हंस रहे होते हैं, हर एक को लगा देते हैं। मुझे याद पड़ता है कि इंडिया का जब मैच हुआ तो सुबह किसी ने शरारत की कि वो तराने लगा लिए, वो दुश्मनों तुमने किसी कौम को ललका रहा है। तो इंडिया की टीम भी रनिंग कर रही थी और हम लोग भी रनिंग करते तो गावस्कर ने आके इमरान भाई को कहा, यार ये तो बंद कराओ यार, ये क्या कुछ जंग होने लगी यार, ये तराने तो बंद, ये किसने लगा दिए पकड़ के। वो नहीं तो वो 71 के तराने जो थे, देओ रगड़ा इन्होंने देओ रगड़ा, इस किस्म के लगा दिए। तो ये बहुत जबरदस्त है यार, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं है कि फैसलाबाद का, गुजरावाला का, सियालकोट का ये क्राउड जो है, जब तक आप इनमें खेलेंगे तो ये आपको बिल्कुल ना उठा कर रखेंगे, ये आपको गिरने नहीं देंगे। और अगर कहीं आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वाह जी वाह, फिर तो देखने वाली बात होती है। अच्छा सर, क्या पाकिस्तान ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली है? अब कल शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान के वनडे के नए कप्तान की क़यादत में टीम उतरेगी। इस T20 सीरीज जीतने का जो कॉन्फिडेंस है, ये कितना काम आएगा? और क्या लग रहा है आपको कि क्या किन तैयारियों के साथ पाकिस्तान की टीम पहले मैच में उतरेगी? नहीं, अब ये है कि अब देखना है, क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मिला है, और वो भी ये है कि उनकी कोई इतनी टीम अच्छी थी नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम पहला मैच वो पता नहीं कैसे जीत गए हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 194 वो कैसे कर गए। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दोनों मैचों में जिस तरीके से बैटिंग की है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उन्होंने पाकिस्तानी टीम की वो किटें तो नहीं पहनी जो मैं अभी बात कर रहा था वहाँ पे, जो जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी एशिया कप में। तो बरकत अब ये है कि कल एक नया दिन होगा, और उनको गुड लक कहते हैं हम तो शहनशाह अफरीदी को और पूरी पाकिस्तान टीम को। अब देखेंगे कि कल ये कैसा खेलते हैं, और क्योंकि टीम वही है जो आपको पिछले 9 साल से 2019 से लेके ऑनवर्ड आज तो कोई इतना ज्यादा कुछ करके उन्होंने बताया नहीं है। तो कंसिस्टेंट इतनी नहीं थी कि बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्म करते कोई एटलीस्ट। अभी देखना है कि, क्योंकि मैं तो यही देख रहा था लाहौर में, तो यही चीज नजर आई कि सब जो बंदे थे वो डिपेंड कर रहे थे बाबर आजम पे। बाबर आजम मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बाबर ही बाबर हो रहा है हर तरफ से, जो कि मैं समझता तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बाकी लोगों का जो कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये रुझान कैसा है? अब बात आई गई है, गुफ्तगू इस मोड़ पर आई गई है, तो ये रुझान कैसा है? क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, बाबर एक स्टार प्लेयर है, हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं बाबर परफॉर्म करें, लेकिन एज ए प्लेयर आप इस रुझान को किस तरह देख रहे हैं कि जो है वो इंतजार किया जाता है कि प्लेयर आउट हो जाए ताकि बाबर की बैटिंग आए? ये गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। आप ये देखें कि आप सिर्फ ये चीज सोचें कि कहां तक लोगों का ज़हन बन गया है। लोगों का ज़हन, पाकिस्तान टीम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है पास्ट में कि लोगों का ये ज़हन होगा कि बस एक ही बंदा है, बस उसी को देखो चलो। जैसे एक जमाने में आपको याद होगा कि ये जो वनडे क्रिकेट होती थी या 2020 जिसमें बहुत कम थे इस वक्त, तो सब लाला को देखने आते थे कि शाहिद अफरीदी, जैसे ही शाहिद अफरीदी आउट होते थे तो लोग रिजल्ट को नहीं देखते थे, लोग बाहर जाना शुरू कर देते थे। जो लोग जो क्योंकि वो इतना इंटरटेनर था शाहिद अफरीदी, तो लोग जो होते इंटरटेन होने आते थे, जैसे ही शाहिद अफरीदी आउट होते थे तो लोग निकलना शुरू कर देते थे। वो उनको कोई टीम का नहीं था, रिजल्ट का नहीं था कि रिजल्ट देखें कौन जीतता कौन आता है। आज जो चीज हुई है ये बहुत गलत है। इस वजह से आप देखा, और इसमें भी कसूर इन क्रिकेटर्स का ही है ना, इन बैट्समैनों को ही है ना, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म ही ऐसा नहीं किया, सब बाबर के पीछे सब। और दूसरा फिर आप ड्यू रिस्पेक्ट, आप मीडिया ने भी इतना उठा दिया है कि आपने यकीन करें कि जितना बड़ा आपने नाम बना दिया है ना, इतना तो मुझे लगता है कि ये बाबर आजम, ये सिकंदर आजम का नाम भी पीछे रह गया है, मुगल आजम का नाम भी पीछे रह गया है, और मुझे लगता है बाबर आजम का नाम जो है वो आपने इतना ज्यादा कर दिया है। हर बंदा अच्छा सर, आपने मेरे शो में कई मरतबा इस बात के कहा कि बाबर आजम T20 की फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। अभी उन्होंने रन स्कोर किए हैं और अभी उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि जो उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी खामोशी में उन्होंने मुझे सपोर्ट है किया। आपको लगता है कि ये ट्वीट बरवक्त है, जल्दी कर दिया है, या आप समझते हैं इस ट्वीट की कोई ज़रूरत थी? अभी क्या अभी एक इनिंग तो आपने परफॉर्म की है?
ये परफॉर्मेंस हो जानी, एक ग्रेट प्लेयर देखें, उसकी प्लेयरी में तो शक नहीं है अली भाई, वो एक ग्रेट प्लेयर है, बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी प्लेयर, लेकिन बिल्कुल अच्छी बात है आपने, वो इस फॉर्मेट का प्लेयर है ही नहीं, था ही नहीं। ये नहीं होता कि आप एक मैच जीती, एक टीम खेलती है। जितना अगर मैं उसके दूसरी तरफ जाऊं, जो नेगेटिव पहलू अगर मैं उसको डिस्कस करूं, तो सर जी मैं समझता हूं कि उसने प्लेयरों को बनने ही नहीं दिया। और रिजवान और उन्होंने, अगर आप पास में 3 साल निकाल करके देखें, ये लोग जब बैटिंग करते थे, एक बंदा 15, दूसरा 17 ओवर खेलता था और स्कोर आपकी टीम करती थी 160, 1, 2 या 50 के उधर, और आप लोग मैच जो जीतते थे वो आपकी बॉलिंग जिताती थी मैच। लेकिन यहाँ इन्होंने ना तो आपका मिडल ऑर्डर स्टैब्लिश होने दिया। कौन था मिडल ऑर्डर में आज तक? मुझे बता दें, को अपना को आप स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर मुझे बता दीजिए। तो पिछले, अगर मैं आपको 2019 से लेके अभी तक बता दूं, मुझे एक आप 4 प्लेयर मिडल ऑर्डर में बता दीजिए जिन पे आप डिपेंड करते हो, जो आप लगता हो कि जनाब ये कमाल कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्टैब्लिश होने ही नहीं दिया। और ये 2 बंदे जो ऊपर जाते थे, यही वजह थी कि जब पाकिस्तान जब T20 हारता था, वो इन्हीं लोगों की स्लो बैटिंग की वजह से, स्ट्राइकिंग रेट इनका कुछ नहीं होता था, और जो सबसे बेहतरीन ओवर आपके होते हैं, वो ओवर होते हैं पहले वाली 6 ओवर, वो 6 ओवर्स में इनकी कभी भी कोई परफॉर्मेंस है 40 तक यही नहीं कभी इन्होंने, इनका टोटल होता था 32, 37 वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से लोगों का और सबका ये जिम्मा कि नहीं यार, बाबर को रेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नए प्लेयर खिलाएं, नया चीज लाएं, टाइटल लाएं। अभी आपको मिल गया ना एक वो जो क्या नाम है, पीरजादा, वो साहबजादा साहब, खान साहबजादा। तो बात यह है कि आपने जो टीम बनानी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम बनेगी। तो अच्छा, टीम बनाने की बात करें, आप लोग आप समझते हैं कि कुछ लोगों को फेयर चांसेस दिए जाते हैं, कुछ को कम चांसेस दिए जाते हैं, कुछ को बहुत ज्यादा चांसेस दिए जाते हैं। अब साइम अयूब ने T20 में सबसे ज्यादा आउट होने, सिफर पे आउट होने का रिकॉर्ड बना दिया। उमर अकमल भी 10 मरतबा सिफर पे आउट हुए, साइम अयूब उस रिकॉर्ड को बराबर कर गए। साइम अयूब को बहुत ज्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं अब कि उनको इतना ज्यादा खिलाया जाए, या किसी और ऑप्शन की जानिब देखना चाहिए? यार ये चीज अली भाई, ये चीज तो पहली बार देख रहा हूँ यार। मेरा तो 45 साल हो गए मुझे क्रिकेट को देखते खेलते हुए, मैंने आज तक कभी इतना नहीं देखा कि एक बंदा जो है, ये वाकत ये दौर चल रहा है, आप इंतजार करते हैं कि वो फॉर्म में आ जाए बंदा, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंतजार करते हैं कि वो दोबारा फॉर्म में आ जाए, और उसको वो ही खिलाते जाते हैं। आप अगर पास्ट में देखें तो हमारे बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर जो थे, जो 30 साल फर्स्ट क्लास खेलते थे, 26 साल फर्स्ट क्लास खेलते थे, एक चांस मिलता था। अगर वो कहीं आके इंटरनेशनल क्रिकेट में या टेस्ट मैच या वनडे में कुछ कर जाते तो 20 होती नहीं थी, तो वो कंटिन्यू करते थे, अदरवाइज वो खत्म, उनका करियर खत्म हो जाता था। आज ये हालात है कि एक बंदा 4-0 करता है, 5-5 0 करता है, और आप फिर उसको इंटरनेशनल खिलाते हो। कैसी बात है कि उसको डिस्कस भी नहीं करते आप, उसको क्योंकि यही मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज अजमत राना साहब की सालगिरह भी है, आज हमारे दरमियान वो नहीं है। एक ऐसा प्लेयर था जो एक टेस्ट मैच की एक इनिंग खेला, उसने 49 रन किए, उसको दोबारा मौका ही नहीं मिला। तो हमारा माजी में तो ऐसा ही रहा कि एक अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी मौके नहीं मिलते थे। अब सर ये बताइएगा कि अब शाहीन शाह अफरीदी को बतौर कैप्टन किस तरह आप रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कलंदर्स के लिए T20 में परफॉर्मेंस दी है, और रादर देन इसके कि उनको T20 में कैप्टन बनाया जाता, उनको वनडे में बनाया गया, इस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि चले, अल्लाह ने किया कि अब हम उसको क्या गुड लक कहते हैं, उसकी कप्तानी तो पता चलेगी कल। देखिए 2020 में तो कुछ भी नहीं होता, वो तो सिचुएशनल क्रिकेट होती है, आप मुगाते हो, मारते हो, ये वो कर। जो कल क्रिकेट होगी, जो प्रॉपर तरीके से अपने बॉलर्स को यूज किया जाएगा, अपने बैट्समैनों को यूज किया जाएगा, सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर्स होगा, बॉलिंग उस तरीके से कराई जाएगी जिस तरीके से जैसे प्लेयर आगे सामने खेलने आएंगे, फील्ड प्लेसिंग वैसे होगी, और हर वक्त आपको फ्रंट पे रहना होगा बीइंग ए कैप्टन, और हर चीज मशवरा करके अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ लेके चलना है। पूरा मैच आपको खेलना है इस तरीके से, और एक छोटे छोटे जो हैं वो अपना जो प्लानिंग की जाएंगी, जो अपनी स्ट्रेटजी आराम से चेंज होगी ड्यूरिंग द मैच। ये मुझे पता नहीं है ये ऐसा करेंगे, इनको आता है नहीं आता है, लेकिन हम अच्छी होप रखते हैं कि अल्लाह करे कि अब इनको कॉन्फिडेंस आया है, मैच जीता है ये उन्होंने, और उनकी भी टीम इतनी कोई खास बड़ी टीम है नहीं, तो ले सकते हैं। लेकिन ये है कि इन चीजों को बहुत गौर करना होगा, कितना एडवांटेज है पाकिस्तान को, करना होगा, पूरा मैच में रहना होगा। ठीक है सर, कितना एडवांटेज पाकिस्तान को हासिल होगा, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन टीम है निस्बतन इनएक्सपीरियंस टीम है, उनके जो कप्तान हैं उनको क्रिकेट में जो मैक्सिमम रन होते हैं 6 रन, 6 वनडे मैचेस के उनको तजुर्बा ज्यादा है, कप्तान को भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है।
हाँ, तो इस चीज का एडवांटेज देना चाहिए ना, पाकिस्तान इस चीज का एडवांटेज लेगा और देना चाहिए। जो आपका थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, जो टीम कल खेलेगी या जो वहाँ पे कोचेस बैठे हुए हैं, जो आपका थिंक टैंक है, वो डेफिनेटली डिस्कस किया होगा उन्होंने कि इस चीज का एडवांटेज जो है तो हमें है ना। एक तो होम क्राउड है और होम सीरीज हो रही है हमारे यहाँ, और दूसरा ये है कि उनके बंदों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसे आपने देखा वनडे जैसे ये T20 खेले हैं, तो ये तो अभी अगर 4 और T20 होते तो भी ये जीत जाते, पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन ये है कि आप कल देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इनको निकलना चाहिए। और अगर वो निकल गए इनसे और इनकी कहीं गलत कुछ स्ट्रैटेजी की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से, और कोई ऐसी कुछ चेंजिंग या इस तरीके से कोई टीम खिलाने की वजह से, तो फिर अच्छा फिर वही वापस चले जाएंगे जैसे कि पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। फिर नहीं, क्योंकि प्लेयर आपके वही हैं, ऐसा ही है। राइट। अच्छा, टॉस जीत के क्या करना चाहिए पहले, क्योंकि परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है ट्रेडिशनली फैसलाबाद की। अब काफी अच्छे के बाद यहाँ पे होने वाला मैच होने वाला है, तो काफी एक, क्योंकि आज का थोड़ा सा ना वो सुबह से ना ऑस पड़नी शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा ना होती है धुंध सुंध। ऑब्वियसली पहले तो यही है कि जैसा ये अभी इस टीम के खिलाफ इनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, इनको कोई जरूरत नहीं है जाके पहले, क्योंकि सुबह का एडवांटेज जो है टॉस का वो लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये चेज कर रहे हैं बंदे, इनके फॉर्म में आए हुए हैं, तो उनके कोई इतनी बड़ी कोई टीम है नहीं है। ठीक, क्योंकि 2 बैट्समैन आमिर भाई का कहना है कि पहले बॉलिंग लेनी चाहिए, वरना जो ट्रेडिशनली जो इसका स्टैट्स है वो ये बताता है कि जो 16 वनडे मैचेस खेलेगा उसमें 8 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली और 8 मरतबा पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की है। तो कल का मैच देखना है कि क्या होगा, क्योंकि तवाज़ुन जो है कल के मैच के बाद यकीनी तौर पर बॉलिंग या बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आमिर भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिनसे बात करते हैं पाकिस्तान मेंस टीम के हवाले से, पाकिस्तान मेंस टीम की कारकर्दगी को हम डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, कि जहां पे मोहम्मद वसीम के हवाले से खबर आई है कि उनको हेड कोच के ओहदे से बरतरफ किया जा रहा है। जी टीवी और जी स्पोर्ट्स ने इस खबर को पहले ही 21 अक्टूबर के शो में बता दिया था कि मोहम्मद वसीम का अब चल चलाव है और उनकी तब्दीली की बात जारी है। और अब ये जो बात है वो ब्रेक भी हो गई है, खबर ब्रेक हो गई है, लेकिन जी टीवी को एजाज़ हासिल है कि जी टीवी ने बहुत पहले ही इस खबर को अपने नाजरीन तक पहुंचा दिया था। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट ज़ीशान नवाज लाहौर से, कि जिन्होंने हमें पहले ही अपडेट कर दिया था कि मोहम्मद वसीम को बतौर हेड कोच जो उनके ओहदे से सैक किया जा रहा है और अब जो है वो तब्दीली की बात की जा रही है। ज़ीशान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि जो आपने खबर दी थी उस वक्त शायद कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने पहले ही जो है वो जी स्पोर्ट्स में और जी टीवी पर बता दिया था कि मोहम्मद वसीम का अब जाना यकीनी हो गया है। क्या तक कहेंगे इस हवाले से जो वीमेंस टीम का मामला चल रहे हैं? अली भाई, हमने 21 अक्टूबर को एक खबर दी थी कि पाकिस्तान विमेंस टीम के जो हेड कोच हैं मोहम्मद वसीम को मजीद तौसीन नहीं दी जाएगी। उसकी बुनियाद जो बनी थी वो विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस थी, जिसमें से वो बाहर हो चुके थे। उस वक्त की बात है, अभी पाकिस्तान टीम के 2 मैच पड़े थे वर्ल्ड कप में, उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया था कि उन्हें मजीद तौसीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जो बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, 7 मैचों में से कोई एक मैच भी नहीं जीत सके, 4 मैचों में शिकस्त हुई है, 3 मैच बारिश की नजर हुए हैं, और जो 3 पॉइंट पाकिस्तान टीम के हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जो बारिश से होने वाले मैच मुतासिर थे उनकी वजह से मिले हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने हराया, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने हराया, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया। इसके अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ होने वाले जो मैचेस थे वो बारिश की नजर हो गए थे। फिर हमने इसी हवाले से खबर दी थी कि मोहम्मद वसीम को तब्दील किया जा सकता है। वो आज उस खबर की तस्दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कर दी है कि जल्द ही नया हेड कोच लाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी मुद्दत पूरी होने पर उसे मजीद तौसील नहीं दे रहा। इसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि क्या हो सकता है कि इसी तरह की और भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं या नहीं है। बिल्कुल हमारे जरा हमें कंफर्म करते हैं कि ना सिर्फ मोहम्मद वसीम को तब्दील किया जा रहा है, बल्कि जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनमें भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। और उसी के साथ साथ जो कप्तान के हवाले से भी सवालिया निशान उठ चुका है कि वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस किस तरह से हो सकती है, क्यों एक मैच भी पाकिस्तान टीम नहीं जीती। पाकिस्तान ने इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेली, पाकिस्तान ने
क्वालिफायर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इसी कप्तान, इसी हेड कोच की सरबराही में। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि बुरी परफॉर्मेंस हुई है। तो अब हमारे जराया कंफर्म करते हैं कि मजीद भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, न सिर्फ इस हवाले से बल्कि जो कप्तानी के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारी दी गई खबर जो हमने 21 अक्टूबर को दी थी वो कंफर्म कर दी है। मोहम्मद ईशान हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि मोहम्मद वसीम जो उन्होंने खबर ब्रेक की थी 21 अक्टूबर के हमारे ही शो में, अब उस खबर की तस्दीक हो चुकी है। आमिर भाई, आपने सुना ज़ीशान नवाज को, क्या कहेंगे मोहम्मद वसीम के हवाले से, क्योंकि हमने भी अपने शो में बात की थी, आप भी इस बात के हक में नहीं थे कि मोहम्मद वसीम को जो है वो विमेंस टीम के साथ बतौर हेड कोच लगाया जाए। इस तकर्रुरी को आप किस तरह से देखते थे, क्योंकि बार बार पीसीबी जो गलतियां करता है और फिर हर सीरीज के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद जो इन गलतियों का मदावा करने की कोशिश करता है, उस वक्त शायद वो हमारी बातों पर कान नहीं धरे जाते हैं। सर, मैं पहले बहुत बार आपको कह चुका कि आप थोड़े से गलती कर रहे हैं। आप बार बार जो है आप कफन बदल देते हैं, मुर्दा वही होता है आपके पास। आप बार बार आप जितने मर्जी कोच ले हैं, जो मर्जी ले हैं, जब आपके पास टैलेंट नहीं है, टीम ही नहीं है आपकी, कब लड़कियों की टीम आपकी जीती है। कोच जो होता है सर, वो सिर्फ बता सकता है, स्ट्रैटेजी बताता है, प्लानिंग बताता है, और आपने क्या करना है सारी कंडीशंस को देख के, और आपको मोटिवेट करता है, और आपको इतना आपके पोटेंशियल जो है वो ऊपर लेकर के आता है। अब खेलना तो आपने खुद है ना। क्या कर रही है पाकिस्तान टीम, ये लड़कियों की टीम? क्या आपको लगता है कि कभी भी ले जाए आप सालों हर साल एक मैच जीते हैं, फिर आप जितने मर्जी कोच चेंज कर ले, जो मर्जी आप कर लें, जब तक आप नया टैलेंट नहीं लेके आएंगे, लड़कियों को क्रिकेट खेलने का पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, जो भी मैं सारे उनके मैच देख रहा हूँ, क्या क्या वो क्रिकेट खेलनी, ऐसे लग रहा है कि वो लड़कियां हैं ही नहीं है। हिंदुस्तान की टीमें देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, आप साउथ अफ्रीका, कल फिर उसने बैक टू बैक सेंचुरी की उनके कप्तान ने, लड़की ने। तो जब ये सारी चीजें आपको हर चीज, ये पता क्या हो गया है, ये एक अजीब सी चीज हो गई है इस दौर में स्पेशली। पहले क्या होता था कि पहले जब टीम कहीं इंडिया से हारती थी ना टीम, तो फौरी तौर पे चेंज हो जाती थी। सिलेक्शन कमेटी खत्म हो गई, फलाना खत्म हो गया, ढिमकाना खत्म हो गया, कुछ प्लेयर बाहर हो गए। आज ये हालात हैं आपके कि वो वहीं पे रहते हैं जो हरवाते हैं, और बाकी जो मैनेजमेंट है ऊपर वाली, वो भी ऑलमोस्ट वही होती है। आप देखें ना, मैं मेंस की बात करता हूँ कि आपके इस हफ्ते में हिंदुस्तान से 3 मैच हारे हैं, एक है एशिया कप के, सही? आप सुने मेरी बात? जी जी। तो अली भाई कोई चेंज हुई? बिल्कुल कोई सही। बंदा हुआ? आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान से एक मैच भी जो हम लोग हारते थे, या कभी उसको तो हारते नहीं थे, हारते थे तो बहुत सी चीजें उल्ट पुल्ट हो जाती थी, हटा जाते थे लोग, बहुत सी चीजें जो है ना, उसको हम क्या उसको कहते हैं कि निकाल देते थे। आज परवाह ही नहीं है यार, कुछ करो ना करो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह परफॉर्मेंस जा रही है, बिल्कुल सही आमिर मलिक साहब का तज्जिया। आखिरी सर बिल्कुल सवाल है कि ये जो अली तरीन साहब ने जो किया है पीसीबी के साथ, कि उन्होंने जो है वो लीगल नोटिस फाड़ दिया, या पीसीबी ने जो अली तरीन साहब के साथ किया है, क्या लगता है आपको इसमें किसकी गलती है? इसमें जो है ना, ये चीजें जो है, मैं सबसे बड़ी बात है कि ड्यू रिस्पेक्ट ये मीडिया पे आनी नहीं चाहिए। अगर इनका कोई आपस का मसला है, कोई ऐसी चीजें होती हैं, ये होता क्या है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतनी बड़ी टीम है मुल्तान सुल्तान, और उनके ऑर्गेनाइजर जो हैं, ये पीसीबी के जो करता करता है, उनको चाहिए आराम से मिल बैठ के, कोई अगर मामलात ऐसे हैं तो एटलीस्ट वो हल कर ली जाए। इसको मीडिया पे भी नहीं आना चाहिए था, मीडिया पे नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया देखती है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त बड़ा महदूद था, वरना मजीद आमिर भाई से गुफ्तगू करते हैं, और हमेशा गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त रहती है और तशनगी रहती है, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा और सुस्ता बात करते हैं आमिर मलिक साहब की गुफ्तगू में हमेशा से एक तशनगी रह जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हम आमिर मलिक साहब के इंतहा मशकूर है कि अपनी गुनागो मसरूफियात में से उन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ जो अजीज़ भट्ट थे हमारे रिपोर्टर, जिन्होंने फैसलाबाद से हमें अपडेट किया, उनके भी इंतहाई मशकूर हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।